दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी शिकारी। अब शिकार और शिकारी की जब भी बातें होती हैं तो हमारी कल्पना में एक हरा भरा जंगल जरूर उभर आता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन हरे भरे जंगलों से ज़्यादा शिकार बाहर कंक्रीट के जंगलों में खेला जाता है? नहीं समझे? ये अपना शहर, ये भी तो एक जंगल ही है। शाम के 6 बज गए हैं। मेरठ के फुकुरिया चौक स्थित एसबीआई बैंक के मैनेजर मिस्टर बासु अपने तपस बाबू अभी तक बैंक में ही जमे हैं। ज़्यादातर स्टाफ एक एक कर अपने घर को चले गए हैं, पर मिस्टर बासु को अभी चैन कहाँ। अभी तो वो दिन का हिसाब मिलाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। घर क्या जाएंगे, घर पहुंचते ही उनकी बीबी संध्या या तो उनसे लड़ेगी या फिर रोज की तरह घर की चीज़ों को बदलने में लगी होगी। चीज़ें बदल बदल कर संध्या ने इस आदत को अपने लिए ऑक्सीजन जितना ही जरूरी बना लिया है। क्या पता संध्या एक दिन मुझे भी बदल दे। बदल सकती है क्या? मिस्टर बासु इस ख्याल को अपने दिमाग से झटकते हुए अपनी कलाई घड़ी में देखा तो शाम के 6:30 बज चुके थे। मिस्टर बासु वैसे तो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, पर अपनी वाइफ की कैंसर से मौत के बाद कलकत्ता से उनका मन ऐसा उचटा कि सिफारिश लगवाकर इंटर स्टेट अपना ट्रांसफ़र मेरठ में करवा लिया। वे अपने सामानों के साथ साथ अपने इकलौते बेटे तपन को भी मेरठ ले आए। पर हाय रे किस्मत, अभी मेरठ में जमे हुए 2 साल भी नहीं हुए थे कि मिस्टर बासु के लड़के की मौत सांप काटने से हो गई। रो कलप के मिस्टर बासु चुप हो गए। इसे उन्होंने भगवान की मर्जी माना और अपने आप को काम में झोंक दिया। हालांकि इस बुरे वक्त में संध्या ने मिस्टर बासु को संभालने में जो दौड़ भाग करी कि वो जब रुकी तो मिसेज बासु बन चुकी थी। अब संध्या से मुलाकात का किस्सा भी अजीब था। ट्रेन में मिली थी। अब मिली थी का मतलब ये है कि दोनों एक दफ़ा कलकत्ता मेल में हावड़ा से दिल्ली आते वक्त मिले थे। देखने में संध्या बहुत खूबसूरत थी। किसी को भी अपनी तरफ खींचने में उसकी अपनी कला और उसकी खूबसूरती का बड़ा रोल होता था। ट्रेन में मिलने के बाद संध्या और मिस्टर बासु मेरठ में भी मिले और खूब मिले। हालांकि तपन को अपने बाबा और संध्या का साथ बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसके एडल्ट होने में अभी 2 साल बचे थे और इस हिसाब से तो वो बाबा से बात करने के लिए अभी बच्चा था। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन। तपन अपने कमरे में बैठा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। घर में संध्या भी थी, जो तपन के न चाहने पर भी घर में मौजूद थी, और वो भी मिस्टर बासु के कहने पर। मिस्टर बासु रोज की तरह अपने बैंक चले गए। इधर लगभग 11:30 बजे के करीब संध्या भी तपन को बोलकर वेजिटेबल मार्केट निकल गई। जब वो लौटी तो दोपहर के 1 बज रहे थे। फिर वो खाना बनाने में जुट गई। सारा खाना तैयार कर वो जब तपन को खाने पर बुलाने गई तो देखा तपन मुर्दा जमीन पे पड़ा था। शायद वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा था। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था और उसकी आंखें खुली और ऊपर को चढ़ी थी। तपन के पैर में सांप के दांतों के निशान भी मिले, पर काफ़ी तलाशने के बाद भी वो सांप नहीं मिला। वैसे भी बिल्डिंग के 8वें माले पर सांप का पहुंचना लगभग मुश्किल ही होता है,
पर अब जो होना था वो हो गया। नोट करने वाली एक और बात हुई थी, वो ये कि बेटे की मौत के बाद मिस्टर बासु रेगुलर ड्रिंक करने लगे थे। संध्या से शादी के बाद भी उनकी ये आदत बढ़ती गई। आज फिर मिस्टर बासु की कार घर जाने के रास्ते में पड़ने वाले ठेके पर रुकी और मिस्टर बासु ने कुछ शराब की बोतलें खरीदी और वापस घर की तरफ चल दिए। वक्त कोई 7:30 का रहा होगा। मिस्टर बासु को घर के अंदर इस वक्त भी हलचल मचा सा दिख रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कि घर में कर्टन बदलने का काम चल रहा है। अजय चल क्या रहा है, लगभग खत्म ही हो गया है। यह सब देखकर मिस्टर बासु संध्या से कहते हैं, एमन की ये क्या, तुम फिर घर का सारा कर्टन बदल दिया? हाँ, मैं एक ही तरह के पर्दे देख देख कर बोर हो गई थी। पेंट वाला अगले सप्ताह आएगा, तब तक सोची क्यों ना घर के पर्दे ही बदल डालूं। लेकिन क्यों रे बाबा, अभी तुम 2 महीना पहले भी तो पर्दा बदला था ना। और साला कौन पागल आदमी घर में 3 महीने पर पेंट कराता है? तुम तो घर पे होते नहीं हो। मैं दीवारों के एक सा कलर देख देख कर बोर हो गई थी, संध्या ऊंची आवाज में बोली। अच्छा छोड़ो, ये सब मेरे बोलने से तुम अपना आदत छोड़ेगा थोड़े ना। चलो डिनर निकालो, मैं नहा कर आता है। मैंने आज खाना नहीं बनाया है, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर दो, कुछ डिफरेंट खाने का मन है। संध्या बड़ी बेरुखी से बोली। अरे बाबा, आज फिर बाहर से? ए देखो, हम ये रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकता, तुम समझती नहीं मेरा प्रॉब्लम। इतने में कॉल बेल बजा और संध्या ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर कोई अजनबी खड़ा था। नमस्कार, मैं राघवेंद्र हूँ, मिस्टर बासु से मिलना है। मिस्टर बासु पीछे से चहकते हुए बोले, अरे राघवेंद्र, अंदर आजा, अंदर आजा। राघवेंद्र अंदर आ गया और संध्या खाना ऑर्डर करने दूसरे कमरे में रखे टेलीफोन के पास चली गई। रात के तकरीबन 9 बज रहे होंगे। राघवेंद्र और मिस्टर बासु लगभग एक बोतल खत्म कर चुके थे। नशे में लड़खड़ाती जुबान से मिस्टर बासु ने राघवेंद्र की तरफ देखते हुए पूछा, ए राघवेंद्र, तुमने बताया नहीं हमको कि तुम करता क्या है? इतने में संध्या खाने पे बुलाने आई, पर राघवेंद्र ग्लास रखते हुए बोला, अच्छा मिस्टर बासु, अभी चलता हूँ, बाद में कभी फुर्सत में बैठूंगा तो बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, गुड नाइट। मिस्टर बासु ने भी राघवेंद्र को गुड नाइट कहा और राघवेंद्र वहां से चला गया। रात्रि के 10 बज रहे हैं। डिनर के बाद मिस्टर बासु छत पर टहलने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में संध्या उनके सामने स्लीपर्स के 2 जोड़ी लाकर रखती है। अरे बाबा, तुम बाजार से एक जैसा 2 जोड़ी स्लीपर क्यों खरीदा? कौन पागल खरीदता है एक जैसा चप्पल? मिस्टर बासु बोले। संध्या अपनी आवाज को ऊंची करती हुई बोली, तो क्या करती, फेंक देती? एक के साथ एक फ्री था तो ले आई। पर दोनों सफेद क्यों? अरे स्कीम था, कलर चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी स्लीपर्स 2 महीने या 6 महीने तक के लिए होते हैं। ये कोई पति तो है नहीं कि पूरी जिंदगी साथ गुजारो। पति के साथ तो पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। तो तुम्हें क्या पति भी एक पर एक फ्री चाहिए? हंसते हुए व्यंग से मिस्टर बासु ने संध्या की तरफ देखते हुए कहा। चिढ़ती हुई सी संध्या मिस्टर बासु की तरफ से पलटी और मुंह बिचकाते हुए कहा, काश काश ऐसा होता। इस नोक झोंक के बाद वे दोनों सो गए। रात के लगभग 2 बजे होंगे। अचानक मिस्टर बासु की नींद खुली तो संध्या को बेड पर नहीं देखा। वो उसे आवाज देते हैं, कोई जवाब न पाकर वो बेड से उतरते हैं और संध्या की लाई हुई नई स्लीपर पहनकर बाहर बरामदे की तरफ बढ़ते हैं। संध्या, संध्या, अरे किधर है तुम? कहते हुए मिस्टर बासु बरामदे में आते हैं तो देखते हैं संध्या सीढ़ियों पर बैठी बाहर की तरफ एकटक देखे जा रही है। मिस्टर बासु उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर 2 कदम चलने के बाद ही उनका पैर स्लिप करता है और वो अरे बाबा कहते हुए स्टेयर्स की तरफ गिरने वाले होते ही हैं कि संध्या बैठे ही बैठे उनको थाम लेती है। अरे बाबा, बच गया मैं तो। तुमने बचा लिया संध्या, नहीं तो हमारा माथा फटता और मैं मर जाता। यह कहते हुए
संध्या के बगल में मिस्टर बासु बैठ गए। कुछ नहीं होता तुम्हें, मेरी इजाज़त के बिना तो तुम मर भी नहीं सकते, एकदम भर्राई हुई आवाज़ में संध्या बोली। अरे बाबा, तुमने क्या ड्रिंक किया है? नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, संध्या ने जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, चलो सोने भीतर। यह कहकर थोड़ी देर में मिस्टर बासु संध्या के साथ सोने अंदर चले जाते हैं। आज रविवार है। सुबह से मिस्टर बासु 4 कप चाय और 6 सिगरेट पी चुके हैं। तकरीबन 10 बज रहा होगा कि डोरबेल बज उठा। आज उनसे मिलने वकील अमरकांत दुबे आए हैं। मिस्टर बासु ने ही उनको आज मिलने के लिए बुलाया था। मिस्टर बासु, ये नई वसीयत के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन पर सिग्नेचर कर दीजिए, पर एक बार पहले पढ़ जरूर लीजिए, अमरकांत दुबे बोले। अरे बाबा अमरकांत, हमने तो पहले ही बोला था कि जब हमारा बेटा ही हमको छोड़कर चला गया तो अब जो कुछ हमारा है वो सब संध्या का है और संध्या हमारा, मिस्टर बासु हंसते हुए बोले। इतने में संध्या चाय लेकर ड्राइंग रूम में एंटर हुई। चाय की ट्रे को मेज पर रखने से पहले अमरकांत बाबू के आगे ले गई। थैंक यू, ट्रे से चाय का कप उठाते हुए अमरकांत बाबू बोले। अरे वाह, नया कप। फिर संध्या की तरफ देखते हुए बोले, बहुत सुंदर है, लगता है डिजाइनर कप है और काफी महंगा भी। तो क्या हमारा बीबी इसको भी थोड़े दिन में बदल देगा, बस ये बदलो वो बदलो, कहते हुए मिस्टर बासु हंसने लगे। सबके सब हंसने लगे। अमरकांत बाबू को मिस्टर बासु के यहाँ उस वक्त रुकना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। रात के 11 बज रहे हैं। छत पर मिस्टर बासु बैठे शराब पी रहे हैं। बॉटल खत्म होने के बाद भी पीने की इच्छा को देखते हुए मिस्टर बासु ने संध्या से एक नई बॉटल नीचे से लाने को कहा। संध्या शराब की बोतल लेकर छत पर पहुंची। उसने अपने पैरों में भी मिस्टर बासु की नई दूसरी जोड़ी वाली स्लीपर डाल रखे हैं। संध्या, तुमने बोला कि आज चांदनी रात है, किधर है चांदनी रात? उल्टा अंधेरा है। अंधेरा है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना आपके साथ, संध्या बोली और मिस्टर बासु के ग्लास में शराब डालने लगी। मिस्टर बासु हंसते हुए बोले, ए तो है। संध्या अपनी जगह से उठकर छत की बाउंड्री, जो ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी, वहां जाकर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए बड़ी गंभीरता से संध्या बोली, जिंदगी एकदम बोरिंग हो गई है, लगता है अब इसे जीने में कुछ भी मज़ा नहीं रखा है। जब जिंदगी में सब कुछ बदला जा सकता है तो क्या पति नहीं बदला जा सकता? मिस्टर बासु ने अपना ग्लास खाली किया और खड़े होकर संध्या के पास धीरे धीरे चलते हुए आ गए और हंसते हुए बोले, डार्लिंग, तुम घर का चीज बदलते बदलते इतना पागल हो गया है कि अब तुम अपना पति बदलना चाहता है। ठीक है, अगर तुम पति भी बदलना चाहता है तो हम तुमको तलाक दे देगा, तुम आराम से दूसरी शादी कर लेना। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत हसीन है और मैं तुम्हारे साथ इसे खराब नहीं कर सकती। जिंदगी खराब? जिंदगी खराब? इस तरह के वर्ड सुनकर मिस्टर बासु थोड़ी तैस में आ जाते हैं और घूमकर संध्या के सामने खड़े हो जाते हैं। वह बिल्कुल किनारे पे खड़े होते हैं। तुम एक ठो काम करो, तुम हमको तलाक देकर निकल जाओ और आजाद हो जाओ। अरे बाबा, अपनी मर्जी से जियो। तुम मुझे तलाक दोगे? संध्या बोली। वो पीछे 2 कदम हटी और बोली, मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हारी जान ही क्यों न ले लूं। ए संध्या, किसी का जान लेना इतना आसान नहीं होता है रे बाबा। तुम मुझे क्यों मारना चाहोगी? क्योंकि मैं तुमसे बोर हो गई हूं, कहती हुई संध्या ने एक जोर का धक्का दिया और बस मिस्टर बासु भय से चीखते हुए 8वें फ्लोर से नीचे गिर पड़े। इसके बाद संध्या इत्मीनान से मिस्टर बासु वाली स्लीपर पहने आगे देखते हुए पीछे की तरफ चलती हुई छत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, ठीक उसी तरह जैसे कोई अपनी कार को बैक गियर डालकर चलाता है। नीचे पहुंचकर
उसने स्लीपर चेंज किए और भागते हुए मिस्टर बासु के पास पहुंची, जो मुर्दा जमीन पर पड़े थे। ये क्या हो गया? उठिए ना, कोई है? अरे कोई मदद करो, यह कहकर संध्या जोर जोर से आवाज लगाने लगी। तभी वहां भागता हुआ सोसाइटी का गार्ड पहुंचा। अरे मैडम, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? ये गिरे कैसे मैडम? पता नहीं कैसे, ये शाम से ही छत पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। मैं किचन में खाना बना रही थी कि इनके चीखने और कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मैं भागी यहाँ आई तो ये देखा। अरे ये क्या हुआ? भागते हुए पहुंचे पड़ोसी डॉक्टर जोसेफ ने पूछा। डॉक्टर जोसेफ के हाथ को पकड़ते हुए संध्या घबराहट में बोली, डॉक्टर जोसेफ पता नहीं क्या हुआ, आप प्लीज एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए ना, मेरा फ़ोन भी अंदर है, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़। मिस्टर बासु की नब्ज को चेक करते हुए डॉक्टर जोसेफ बोले, ये नहीं रहे, अब एम्बुलेंस की नहीं पुलिस बुलाने की ज़रूरत है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। पुलिस भी आ गई और अपने जांच में जुट गई। मोहल्ले की कुछ औरतें मिसेज बासु को ढाढ़स देने में लगी थी। मिसेज बासु का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ देर की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक हवलदार इंस्पेक्टर कामत को आकर बताता है, सर ऊपर टेरेस को पूरा चेक कर लिया है, वहाँ केवल मिस्टर बासु के ही स्लीपर के निशान मिले हैं, ये छत पर अकेले थे। इंस्पेक्टर कामत डॉक्टर जोसेफ से कहने लगे, मुझे भी यही लगता है कि मिस्टर बासु ने ज़्यादा शराब पी रखी थी और नशे की हालत में छत पर वॉक करते हुए ये लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़े। संध्या के दिल में हंसी के झोंके उठे, जिसकी पहचान उसके चेहरे पर हल्की सी दिख रही थी। मैंने भी उन्हें शराब कम करने के लिए कई बार बोला था। बढ़ते उम्र के साथ शराब पचाना और शरीर को काबू में रखना मुश्किल होता है, डॉक्टर जोसेफ बोले। इंस्पेक्टर कामत ने हवलदार से कहा कि लाश का पंचनामा बनाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तभी दरवाजे से राघवेंद्र अंदर आया और बोला, हेलो इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है मिस्टर बासु की मौत पे? आप कौन? इंस्पेक्टर कामत ने पूछा। मेरा नाम राघवेंद्र सिन्हा है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूँ, ये रहा मेरा कार्ड। अगर आप एक डिटेक्टिव हैं तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जांच में हमें पता चला है कि नशे की हालत में मिस्टर बासु छत पर टहलते हुए नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। फिर इंस्पेक्टर कामत डॉक्टर जोसेफ की तरफ मुड़कर बोले, आप 1 मिनट हमारे साथ बाहर आइए। अब कमरे में राघवेंद्र के साथ केवल मिसेज बासु थी। वो रह रहकर हिचक कर रो रही थी। राघवेंद्र कुछ पूछना चाह रहा था, पर मिसेज बासु को रोते हुए देखकर संकोचवश चुप रहा। वह कमरे में इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा कि तभी उसे अलमारी के नीचे स्लीपर्स का जोड़ा दिखा। ये ठीक उसी तरह का स्लीपर्स था जैसा कि उसने बाहर मिस्टर बासु की लाश के पैरों में अभी अभी देखकर अंदर आया था। वो कुछ क्षण ठिठका, फिर चलते हुए बाहर चला गया। अब मिसेज बासु थोड़ी रिलैक्स थी। 1 महीने बीत गए। आज संध्या से मिलने वकील अमरकांत दुबे और डॉक्टर जोसेफ आए हैं। संध्या को सफ़ेद साड़ी में देखकर अमरकांत बाबू दुखी थे। उनको वो संध्या नज़र नहीं आ रही थी जो उन्हें बहुत आकर्षक लगती थी। डॉक्टर जोसेफ भी शांत बैठे थे। अमरकांत बाबू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मिस्टर बासु के विल के हिसाब से उनकी सारी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र की जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, और डॉक्टर जोसेफ आपका भी। आपने बहुत साथ दिया है हमारा। मैं क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का, जब जिंदगी ही वीरान हो गई। अब कैसे कटेगी ये जिंदगी? किसके सहारे जीऊंगी अब मैं? संध्या रोते हुए भर्राए गले से डॉक्टर जोसेफ की तरफ देखती हुई बोली। डॉक्टर जोसेफ अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करने लगे। 3 महीने बाद आज डॉक्टर जोसेफ चर्च में शादी करके अपनी वाइफ के साथ अपने घर पहुंचते हैं। फिर दरवाजे पर अपनी वाइफ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, भूल जाओ गुजरे हुए कल को, क्योंकि आने वाला कल हमारा है। अब तुम मिसेज जोसेफ हो। मिसेज जोसेफ प्यार भरी नज़रों से डॉक्टर जोसेफ की तरफ देखती है। अगले दिन 10 बजे सुबह
डॉक्टर जोसेफ तैयार होकर अपने क्लिनिक के लिए निकलते हैं। जाते समय मिसेज जोसेफ कहती हैं, तुम्हें नहीं लगता किचन पुराना हो गया है? क्यों ना हम इसे रेनोवेट करवा लें? इस पुराने किचन में खड़े होकर मेरा नाश्ता बनाने का कोई मूड नहीं है। हंसते हुए डॉक्टर जोसेफ कहते हैं, ये घर अब तुम्हारा भी है, अब इसे जैसे चाहिए रखो, जैसे संभालना हो संभालो। मुझे लेट हो रहा है, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। और हाँ, शाम को तुम क्लिनिक आ जाना, वहीं से कहीं और चलेंगे। शाम के 5 बज रहे हैं। मिसेज जोसेफ एकदम मॉडर्न ड्रेस पहने डॉक्टर जोसेफ से फ़ोन पर बातें कर रही हैं। अच्छा सुनो, मैं क्लिनिक पहुंच रही हूं, पर वहां से हम कहीं और नहीं, सीधे इंटीरियर डिजाइनर के यहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया था ना, किचन का इंटीरियर चेंज करवाना है। मिसेज जोसेफ ने अभी फ़ोन रखा ही था कि डोर बेल की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खोलते ही, नमस्कार भाभी जी। दरवाजे पर डिटेक्टिव राघवेंद्र खड़ा था। अरे आप? जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, और वो ज़रूरी बात दरअसल मिस्टर तपस बासु के बारे में करनी थी। अंदर आने के बाद सोफे पर बैठते हुए मिसेज जोसेफ बोली, वैसे भी अब क्या रह गया है उनके बारे में बात करने के लिए? भाभी जी, आपने किसी के घर में एक ही डिजाइन के स्लीपर्स देखे हैं क्या? मिसेज जोसेफ चौंक गई, पर राघवेंद्र अपनी ही धुन में बोलता गया, मैंने देखा है मिस्टर तपस बासु के घर में, जरूर आपने खरीदा होगा। आप किस स्लीपर्स की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया, और अब आपको समझाता हूँ। मुझे पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि लाश के पैरों में यही स्लीपर था। यह कहकर राघवेंद्र ने मोबाइल में एक फ़ोटो मिसेज जोसेफ को दिखाया और आगे बोला, पुलिस को छत पर केवल इसी स्लीपर के निशान मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने मान लिया कि मिस्टर बासु के अलावा टेरेस पर कोई गया ही नहीं। लेकिन ठीक ऐसा ही स्लीपर मैंने घर में मिस्टर बासु के मौत वाले दिन देखा है। अब आप ही बताइए भाभी जी, एक ही आदमी एक ही वक्त पर एक ही डिजाइन के 2 स्लीपर्स क्यों इस्तेमाल करेगा? मुझे लगता है पुलिस को धोखे में डालने के लिए कोई और था जो इन स्लीपर्स का इस्तेमाल किया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिसेज जोसेफ बोलती हुई सोफे से खड़ी हो गई। अरे हर इंसान अपने शूज या स्लीपर खुद खरीदने जाता है, और वैसे भी वो अपना सारा सामान खुद खरीदते थे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, कहते हुए राघवेंद्र भी सोफे से उठ गया। यही बकवास करने आए हैं आप? मिसेज जोसेफ की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। बहुत तेज हैं आप भाभी जी। बासु साहब की प्रॉपर्टी आपके नाम क्या ट्रांसफ़र हुई, आपने सारी प्रॉपर्टी को बेच मिसेज जोसेफ बन गई? जी हाँ, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, और बेहतर होगा कि आप मेरी ज़िंदगी में दखल ना दें। हाँ, शायद आने में मैंने देर कर दी। पता नहीं वो स्लीपर अब मिलेगा भी या नहीं, है ना? अब जा सकते हैं, मिसेज जोसेफ ने बड़ी बेरुखी से बोला, और राघवेंद्र वहां से चला गया। 1 साल बाद रात के 10 बज रहे हैं। कमरे में बैठी मिसेज जोसेफ नाइट लैम्प को कभी ऑन करती तो कभी ऑफ करती। वह कुछ ख्यालों में गुम थी। तभी डॉक्टर जोसेफ कमरे में आते हैं और यह सब देखकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें मेरी तबीयत से क्या मतलब? मुझे लगता है अब तुम भी मुझसे दूर जाने लगे हो। ओफो, तुम भी कैसी बातें करती हो। मेरे पास वक्त नहीं बचता, क्योंकि रोज़ मुझे 40 किलोमीटर ड्राइव करके क्लिनिक जाना पड़ता है। तुम उस पुराने वाले घर में रहना भी तो नहीं चाहती? तुम्हें पता है कितनी थकान हो जाती है, और आज तो तुमने कार को भी गैराज भेज दिया। पता नहीं उस कार में तुम क्या बदलना चाहती हो। क्यों? तुम 1-2 दिन गाड़ी के बिना नहीं रह सकते? रह सकता हूँ। अब तुम जाओ और खाना लगाओ। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया है, मंगवा लो बाहर से खाना। ओह,
अरे तुम्हें पता है मैं बाहर का खाना पसंद नहीं करता, मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो रोज रोज एक तरह के खाने खाकर बोर हो गई हूँ। पता नहीं तुम्हें वही क्यों पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं खाना मंगवा लेता हूँ। गुस्से में डॉक्टर जोसेफ कमरे से बाहर चले जाते हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ की आंख मेन गेट के खुलने की आवाज़ से खुल जाती है। वो देखते हैं कि मिसेज जोसेफ बेड पर नहीं है। वो बाहर आकर देखते हैं कि मिसेज जोसेफ उनका डिस्पेंसरी ले जाने वाला बैग लेकर बाहर की तरफ जा रही हैं। वो चुपचाप उसका पीछा करते हैं। वो मिसेज जोसेफ के इस पागलपन को देखना चाह रहे थे कि वो आखिर इतनी रात में उनका बैग लेकर कहाँ जा रही है। वो पाते हैं कि मिसेज जोसेफ अपनी धुन में पैदल ही शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर जा रही हैं। डॉक्टर जोसेफ उसके पीछे लग जाते हैं। मिसेज जोसेफ हाईवे पर आ जाती हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद वो पीछे पलटती हैं। यह देख डॉक्टर जोसेफ सामने आकर पूछते हैं कि इतनी रात को वो वहाँ क्या कर रही है और उनका बैग लेकर क्यों आई है। मिसेज जोसेफ बैग को वहीं ज़मीन पर पटक देती है और कहती हैं, यहाँ मैं तुम्हें मारने आई हूँ। दूर से आती हुई ट्रक की रोशनी में देखा जा सकता था कि डॉक्टर जोसेफ पसीने से तरबतर हो गए थे। मिसेज जोसेफ कहती हैं, मैं तुमसे बोर हो गई हूँ। 1 साल में ही तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यह बोलते हुए वो धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ बढ़ती हैं और पास आ चुकी ट्रक के आगे डॉक्टर को धकेल देती हैं। डॉक्टर जोसेफ की वहीं कुचलकर मौत हो जाती है। सुबह के 7 बजे हैं। कोई लगातार डोरबेल बजा रहा है। मिसेज जोसेफ नींद भरी आंखें लिए दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाजे पर पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है। आप मिसेज जोसेफ हैं? जी। दरअसल आपके पति के बारे में अभी कांस्टेबल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि मिसेज जोसेफ बोली, जी वो किसी पेशेंट को देखने गए हुए हैं और अभी लौटे नहीं हैं। मैं उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? दरअसल उनके साथ एक हादसा हो गया है। हादसा? वो ठीक तो है ना? मुझे उनके पास ले चलिए, हड़बड़ाती हुई सी मिसेज जोसेफ बोली। मैडम आप हौसला रखिए। इतना कहकर मिसेज जोसेफ को साथ लेकर कांस्टेबल चल दिया। 5 दिनों के बाद मिसेज जोसेफ के घर उनसे मिलने वकील अमरकांत दुबे पहुंचे। बातचीत के दौरान मिसेज जोसेफ ने बताया, पता नहीं क्या बात थी, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी कार गराज में बेच दी। रात में अचानक किसी पेशेंट को देखने जाना पड़ा और रोड क्रॉस करते समय अंधेरे में ट्रक ने कुचल दिया। अमरकांत बाबू पूरी सहानुभूति के साथ बोले, सब तकदीर का खेल है, तकदीर ही जाने। आपको हौसला रखना होगा। मैं इस घर में अपनी बदनसीबी के साथ घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। आप एक काम कीजिए, इस घर को बिकवा दीजिए। मैं और इस घर में नहीं रहना चाहती। लगभग रोते हुए मिसेज जोसेफ ने बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, इस घर को बिकवा देता हूँ। न चाहते हुए भी अमरकांत बाबू ने मिसेज जोसेफ से जाने की इजाज़त ली और निकल गए। 8 महीने बाद अमरकांत दुबे कोर्ट मैरिज करके लौटे थे। वो बहुत खुश हैं। उम्र ढल जाने के बाद भी अगर उन्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तो खुशी तो बनती है ना। पता है, तुम्हारे आ जाने से इस घर की ही नहीं, मेरे जीवन का सूनापन भी खत्म हो गया है। खालीपन तो मेरी जिंदगी में था जो तुम्हारे आने से एकदम भर गया, मिसेज दुबे बोली। तो समझ लो कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज से तुम्हारा नाम संध्या नहीं बल्कि रश्मि दुबे है। नाम से क्या होता है, तुम जो भी नाम दे दो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हंसती हुई मिसेज दुबे बोली। आज रविवार है और अमरकांत बाबू लॉन में बैठे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर की सफाई कर रहे होते हैं कि इतने में पोर्च में एक कार आकर रुकती है। कैसे हैं दुबे जी,
आगंतुक ने कार से उतरते बोला, अरे ढींगरा साहब, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। आज कोर्ट बंद है, पर मुझे आपसे ज़रूरी काम था। और हाँ, हाथों हाथ आपको शादी की बधाई भी तो देनी थी, इसलिए चला आया। आइए आइए। और अमरकांत बाबू ने घर में जोर से आवाज़ देकर कहा, रश्मि, 2 कप चाय लाना। बातों बातों में ढींगरा साहब ने बताया कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। तभी रश्मि चाय लेकर वहां आई। अमरकांत बाबू ने ढींगरा साहब से अपनी पत्नी को मिलवाया। फिर ढींगरा साहब एक पैकेट अमरकांत बाबू को देते हैं और कहते हैं कि क्या इस सबूत के आधार पर उन्हें तलाक मिल जाएगा। अमरकांत बाबू बताते हैं कि 3 से 4 सुनवाई में जरूर मिल जाएगा। 4 महीने बाद अमरकांत बाबू कोर्ट से लौटते हैं और रश्मि को पानी लाने को कहते हैं। रश्मि पानी लेकर आती है और ग्लास फर्श पर गिराकर तोड़ देती है। अमरकांत बाबू चौंक कर पूछते हैं, अरे ग्लास क्यों तोड़ दिया? पुराना टूटेगा नहीं तो नया कैसे आएगा? रश्मि, तुम्हारी बातें कई बार मेरी समझ में नहीं आती। इसका मतलब यही है ना, अब घर में नया ग्लास का सेट लाना पड़ेगा। तभी डोरबेल बजा। मिसेस दुबे ने दरवाज़ा खोला और चौंक गई। दरवाजे पर राघवेंद्र खड़ा था। मिसेस दुबे से ज़्यादा हैरान राघवेंद्र था। वो चौंकते हुए बोला, अरे आप दोनों यहाँ एक साथ? हाँ, क्योंकि ये अब संध्या नहीं, मिसेज अमरकांत दुबे है, अमरकांत बाबू बोले। मैंने आपको ढूंढने की बड़ी कोशिश करी भाभी जी, पर आप मिली ही नहीं। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ मिसेस दुबे बनकर अमरकांत बाबू के यहाँ हैं। खैर, ये लिफाफा और आपकी फीस मिस्टर ढींगरा ने भेजी है। राघवेंद्र लिफाफा अमरकांत बाबू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम मिस्टर ढींगरा को कैसे जानते हो? अमरकांत बाबू बोले, जी मैं एक डिटेक्टिव हूँ और जो भी चाहे मेरी सेवाएं ले सकता है। उनकी पत्नी माधवी का अफेयर का खुलासा मैंने ही किया है और तलाक भी इसी वजह से मिली है। राघवेंद्र के जाने के बाद मिसेस दुबे कुछ देर तक तो परेशान रहीं, फिर घर के काम में व्यस्त हो गईं। थोड़ी देर बाद उनका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। कॉल अटेंड करने पर उधर से आवाज़ आई, मिसेज रश्मि दुबे बोल रही हैं? जी, मैं रश्मि दुबे बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ। क्या कमाल का खेल खेला है आप दोनों ने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी, इस बकवास को समझाने के लिए तो फ़ोन किया है। मेरा ख्याल है कि फ़ोन पर ये बातें नहीं हो सकती। तो कल आप अपने घर के पास वाले गार्डन में 10 बजे मिलिए। यह कहकर राघवेंद्र ने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन गार्डन में, बताइए आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप कितनी शातिर हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? अब तक आपने जिस बात को छुपा कर रखा है वो मेरे सामने खुल गई है। जिस दिन तपस बाबू की मौत हुई थी, मैं समझ गया था कि ये मर्डर है और इस मर्डर में आपके साथ कोई और भी है। और कल अमरकांत के साथ देखकर ये पूरी बात मुझे समझ में आ गई। अगर आपने तभी अमरकांत से शादी कर ली होती तो राज खुल जाता। इस कारण आपने जोसेफ का दामन थामा और फिर आप दोनों ने जोसेफ को भी रास्ते से हटा दिया ताकि आपको जहां पहुंचना था, अरे अमरकांत के घर, वहां आप पहुंच गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? पहले पति की मौत टेरेस से गिरकर, दूसरा पति कुचला गया। वाह, क्या कहानी है। संध्या जी, आपको पता है, अगर ये कहानी पुलिस तक पहुंच गई ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अब सच्चाई बता ही दीजिए, आपने ही तपस बाबू का मर्डर किया था ना? मिसेज रश्मि दुबे की चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने मिस्टर बासु को नहीं मारा था। ये प्लान अमरकांत का था। सेम स्लीपर पहनकर वो टेरेस पर गया था
और उसने मिस्टर बासु को टेरेस पर से धक्का दिया था। गुड, अब अमरकांत दुबे से बात करने में ज़्यादा ही मज़ा आएगा। एक बात बोलूं संध्या जी, मैंने भी इस केस पर बहुत मेहनत की है। उस कमाई में मेरा भी तो हक बनता है। मिसेस दुबे के दिल में खुशी की लहर उठी, पर इस बार उसने राघवेंद्र के सामने इसका कोई लक्षण नहीं दिखने दिया। घर लौटकर मिसेस दुबे पैर पटकते हुई अमरकांत बाबू के सामने से निकली तो वो उसे देखते रह गए। कहाँ चली गई थी तुम? जब देखो शॉपिंग शॉपिंग, घर में भी कभी टिक कर बैठा करो। पर रश्मि तो फूट फूट कर रोने लगी। अमरकांत बाबू भौंचक रह गए। वो भागकर उसके पास गए तो मिसेस दुबे बोली, तुमने राघवेंद्र से क्या कहा है? तुमने राघवेंद्र से ये कहा है कि मैंने मिस्टर बासु को टेरेस से धक्का दिया था और उस रोज सेम स्लीपर पहनकर मैं गई थी टेरेस पर? हैं? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा? कब कहा? और भला मैं ऐसा क्यों कहने लगा? वो राघवेंद्र ये सब कहकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फूट फूट कर रोती हुई मिसेस दुबे बोली। उसकी ये मजाल, कहाँ है वो? इस वक्त कहाँ है वो? बात खुल चुकी है वकील साहब, दरवाजे से अंदर आते हुए राघवेंद्र बोला। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तू मेरी बीबी को ब्लैकमेल कर रहा है ना? इधर ही रुक, हिलना मत यहाँ से। यह कहकर अमरकांत बाबू अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आ गए और उसे राघवेंद्र पर तान दी। राघवेंद्र लपका और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मिसेस दुबे वहीं खड़ी होकर तमाशा देखने लगी और मन ही मन ये सोचने लगी, मेरे लिए तो रास्ता साफ है। ऊब गई थी इसकी वकालत की तैयारियों से। एक मरेगा और दूसरा जेल जाएगा। मिसेस दुबे वहाँ से बाहर निकली और दरवाजे को बाहर से लॉक कर पुलिस को फ़ोन किया। तभी गोली चलने की आवाज़ आई। आधे घंटे बाद मिसेस दुबे रो रही थी। फर्श पर वकील अमरकांत दुबे की लाश पड़ी थी और राघवेंद्र गिरफ्तार हो गया। तभी मिस्टर ढींगरा वहाँ पर आए। उस वक्त मिसेस दुबे पुलिस को बयान दे रही थी। कोर्ट से आने के बाद अमरकांत जी अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। तभी राघवेंद्र वहाँ आ गया। दोनों में कुछ बात हुई और फिर बहस होने लगी। राघवेंद्र किसी बात के लिए अमरकांत जी को ब्लैकमेल कर रहा था। राघवेंद्र अमरकांत जी पर झपटा और उनकी रिवॉल्वर छीनकर उन्हें गोली मार दी। इतना कहकर मिसेस दुबे फफक फफक कर रोने लगी। मिस्टर ढींगरा राघवेंद्र को कोस रहे थे। 1 साल बाद मिस्टर ढींगरा अपनी बेड पर मरीज बनकर लेटे हैं और मिसेस ढींगरा उन्हें दवाई दे रही है। दवाई देते समय मिसेस ढींगरा को कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। एक बार डॉक्टर जोसेफ से उसने इस दवाई के बारे में यूं ही पूछ लिया था तो डॉक्टर जोसेफ ने बताया था कि ये दवाई अगर मरीज को दिया जाए तो उसके लिए रामबाण है, पर अगर स्वस्थ आदमी को दिया जाए तो उसके लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। मिसेस ढींगरा अपने ख्यालों में खोई थी कि मिस्टर ढींगरा लगभग कराहते हुए कहते हैं, अरे जब इन दवाइयों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा तो तुम मुझे इसे क्यों दे रही हो? तुम देख रही हो अब तो मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 3 महीनों से मैं बिस्तर पर लेटा हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, बस ये दवाइयाँ लेते रहो। तभी डोरबेल बजता है और मिसेस ढींगरा दरवाज़ा खोलती हैं। वो चौंक कर पूछती हैं, तुम यहाँ? चौंकिए मत, जमानत पर छूट कर आया हूँ। मुझे मिस्टर ढींगरा से मिलना है। वो मेरे पुराने क्लाइंट हैं, राघवेंद्र बोला। मिस्टर ढींगरा? वो तो बाहर गए हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो कभी बाहर जाते ही नहीं। यह कहते हुए राघवेंद्र जबरदस्ती अंदर घुस गया। बेडरूम में मिस्टर ढींगरा की खास्ता हालत को देखकर वो पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। मिसेस ढींगरा को काफ़ी तलाशने पर भी वो नहीं मिलती है। इधर मिस्टर ढींगरा को ठीक होने में 2 साल का वक्त लगा। अपनी जान बचाने का शुक्रिया
उन्होंने राघवेंद्र और पुलिस को किया। इधर मिसेज ढींगरा उर्फ मिसेज रश्मि दुबे उर्फ मिसेज जोसेफ उर्फ मिसेज बासु का कुछ पता नहीं चला। हाँ, एक उड़ती उड़ती सी खबर जरूर आई कि शायद गाजियाबाद में कहीं मौजूद है। पता नहीं कौन अभागा उसका अगला शिकार होगा। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना शिकारी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।